आज हम लोग क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम एंजाइम्स की मात्रा रक्त में मापते हैं और उनसे पता लगाते हैं कि यदि रोगी जो है वो रोगग्रस्त है और कौन सा अंग रोगग्रस्त है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नैदानिक बायोकेमिस्ट्री का एक क्षेत्र है। जो प्लाज्मा एंजाइम के स्रोत हैं वो प्लाज्मा डेराइव्ड है। जो इन एंजाइम्स को हम कार्यात्मक एंजाइम्स कहते हैं या प्लाज्मा व्युत्पन्न एंजाइम्स कहते हैं, या फिर सेल से प्राप्त एंजाइम्स हैं, इन्हें हम अकार्यात्मक एंजाइम्स कहते हैं। जो प्लाज्मा डेराइव्ड एंजाइम्स होती हैं वो एंजाइम्स के सबस्ट्रेट जो हैं वो प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं और ये एंजाइम स्वयं प्लाज्मा में अधिक सांद्रता में उपस्थित होती है कोशिकाओं की तुलना में, ऊतक के कोशिकाओं की तुलना में। एंजाइम हर समय प्लाज्मा में उपस्थित होती है स्वस्थ मनुष्य के रक्त में, और सबस्ट्रेट भी या तो हमेशा उपस्थित होता है या इंटरमिटेंटली उपस्थित होता है। इनके ज्ञात कार्य होते हैं, कार्यकी कार्य होते हैं रक्त में। उदाहरण के लिए रक्त स्कंदन की प्रो एंजाइम जैसे कि थ्रोम्बोकाइनेज है, अथवा ब्लड रक्त के थक्के को डिसॉल्व करने वाली एंजाइम, फिर लाइपोप्रोटीन लाइपेज, स्यूडोकोलिन एस्ट्रेज इत्यादि ये एंजाइम्स हैं जिनके ज्ञात कार्य हैं रक्त में। ये प्रायः यकृत में संश्लेषित होती है पर इनकी मात्रा प्लाज्मा में अधिक होती है। ये उदाहरण के लिए हम लेंगे जो रक्त स्कंदन में एंजाइम्स कार्य करती हैं, ये प्रोटीन्स होती हैं जिनको 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया ज़ाइमोजेन के रूप में। सीरीन डिपेंडेंट प्रोटीएजेस है जो कि सक्रिय होती है रक्त स्कंदन के समय। फिर फाइब्रिनोजेन है, तीसरी एक ट्रांसग्लूटामेज है जो कि फाइब्रिन क्लॉट को स्थिर करती है, और चौथी जो है वो नियंत्रणकारी प्रोटीन होती है। रक्त स्कंदन जो है वो 2 प्रक्रमों के द्वारा होता है, इंट्रिंसिक प्रक्रम और एक्सट्रिंसिक प्रक्रम। इंट्रिंसिक प्रक्रम तब सक्रिय होता है जब किसी सतह के संपर्क में आता है जो कि एक क्रम में परिवर्तन लाता है, जिसमें निष्क्रिय कारक 12 जो है वो सक्रिय होता है और कई कारकों को क्रम से सक्रिय करने लगता है। अंततः फैक्टर 10 सक्रिय होकर 10A में परिवर्तित होता है। एक्सट्रिंसिक प्रक्रम में टिश्यू फैक्टर जो है वो 7 और कैल्शियम को सक्रिय करता है जो कि अंततः फैक्टर 10 को सक्रिय करते हैं 10A में। फिर दोनों इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रक्रम 10A के बाद साथ में कार्य करते हैं जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करते हैं। थ्रोम्बिन जो है वो सीरीन प्रोटीएज है जो कि फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित करती है और इसकी पॉलीमराइजेशन से रक्त का थक्का बनता है। फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम जो है वो प्लाज्मिन है। ये फाइब्रिनोलिटिक एंजाइम है जो कि फाइब्रिन को डिसॉल्व करती है। ये पूर्व पदार्थ प्लाज्मिनोजेन के रूप में उपस्थित रहती है। इसको सक्रिय करता है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर और इसे प्लाज्मिन में परिवर्तित कर देता है। कोशिका में जो उससे प्राप्त जो एंजाइम्स हैं जो प्लाज्मा में उपस्थित होती हैं उसे हम अकार्यात्मक एंजाइम्स कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, स्रावित होने वाली और चयापचयी। स्रावित होने वाली किसी ग्रंथि से स्रावित होती है जैसे पैनक्रियास की, और जो चयापचयी हैं वो अन्य ऊतकों से स्रावित होती है, सामान्य ऊतकों से, और ये इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म के प्रक्रमों में कार्य करती हैं। इन एंजाइम्स का कोई कार्यकी कार्य रक्त में नहीं होता है। इनकी सक्रियता कोशिका में अधिक होती है और ये ओवरफ्लो करके प्लाज्मा में पहुंचती हैं। इन नॉन फंक्शनल एंजाइम्स की जो सांद्रता है प्लाज्मा में कम होती है और ये इस कारण से उपस्थित होती है क्योंकि सामान्यतः आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स और अन्य कोशिकाएं जब उनका आयु हो जाती है तो वो डिस्ट्रॉय होती है, तो उससे पहुंचती है, या बहुत विग्रेस एक्सरसाइज की है, अधिक एक्सरसाइज की है, जिसके कारण कंकाली पेशियों की एंजाइम्स जो हैं थोड़ा प्लाज्मा में पहुंच जाए, या कंटिन्यूस समानता जो नॉर्मल एजिंग होती है, कोशिकाएं वृद्ध होती हैं, उनके विघटन से ये एंजाइम्स थोड़ी मात्रा में प्लाज्मा में पहुंचती हैं। ये प्लाज्मा से पृथक की जाती हैं निष्क्रिय करके और फिर कैटाबोलाइज की जाती है। कैटाबॉलिज्म के लिए ये प्रोटीन पूल में प्रवेश करती हैं जहाँ पे एंजाइम्स इनके ऊपर कार्य करके इन्हें रक्त से हटाती हैं। इसके बाद ये रेयरली एक्सक्रीट होती है, सामान्यतः ये कैटाबोलाइज ही होती हैं और उत्सर्जित नहीं होती क्योंकि प्रोटीन्स होती हैं, तो एक्सक्रीट बहुत कम होती है पित्त या मूत्र के द्वारा। इन एंजाइम्स की सांद्रता प्लाज्मा में
निम्नलिखित कारणों से परिवर्तित हो सकती है। पहला है इन एंजाइम्स का संश्लेषण की दर कोशिका के अंदर वो परिवर्तित हो जाए किसी रोग के कारण, या जो जिस कोशिका में इस एंजाइम का संश्लेषण हो रहा है उसकी मात्रा में, कोशिकाओं की मात्रा में या ऊतक की मात्रा में परिवर्तन आ जाए, जैसे ट्यूमर के कारण, या कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए या उसकी नेक्रोसिस हो जाए, तो भी ये एंजाइम प्लाज्मा में अधिक मात्रा में पहुंचेगी। या जिस दर से ये एंजाइम्स निष्क्रिय हो रही हैं उस दर में कमी आ जाए, और या फिर डिस्पोजल, अलग करने की प्रक्रिया, पृथक करने की प्रक्रिया में कमी आ जाए, तो भी इन एंजाइम की सांद्रता बढ़ेगी। या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, उत्सर्जी प्रक्रम के अवरोध उत्पन्न हो जाए, जिस प्रक्रम के द्वारा इनको एंजाइम्स को उत्सर्जित किया जाता है। या फिर कोशिका की कला की पारगम्यता परिवर्तित हो जाए, तो इन एंजाइम्स की सांद्रता रक्त में बढ़ जाती है। इन एंजाइम्स की सांद्रता रक्त में तब घटती है या तो कोई जिस दर से ये एंजाइम बन रही हैं वो घट जाए, या वंशानुगत रोग हो, या अक्वायर्ड किसी बीमारी के कारण रोग उत्पन्न हो जाए, एंजाइम संदमक उपस्थित हो या कोफैक्टर अनुपस्थित हो, तो इन एंजाइम की सक्रियता घट जाती है। ये जो एंजाइम्स है सेलुलर मेटाबॉलिज्म की टिश्यू की कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं, जहाँ पे ये अधिक मात्रा में होती हैं, या तो ये कोशिका द्रव में उपस्थित होती है या कोशिकांगों में उपस्थित होती हैं। इनकी सक्रियता जो है तब परिवर्तित हो जाती है जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए, और ये जो है और मेम्ब्रेन कोशिका कला पारगम्य हो जाए तो या विघटित हो जाए, तो ये एंजाइम्स कोशिका से प्लाज्मा में आ जाती हैं। जब ये कोशिकाएं अधिक मात्रा में क्षतिग्रस्त होती हैं तब ये एकदम से इन एंजाइम्स की सांद्रता रक्त में बढ़ जाती है, और उसे मापकर हम रोग का पता लगा सकते हैं। किसी भी ऊतक से एंजाइम का अमापन करना सरल नहीं होता, इसलिए जो रक्त में इन एंजाइम्स की सांद्रता परिवर्तित होती है उसे हम फोटोमेट्रिक अध्ययनों के द्वारा या अन्य विधियों के द्वारा अध्ययन करके रोग का पता लगा सकते हैं। इनसे इन नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम की सांद्रता में परिवर्तन से हम ये पता लगाते हैं कि जो कौन सा अंग रोगग्रस्त है और कितनी मात्रा में रोगग्रस्त है, रोग किस अवस्था में है और ट्रेंड ऑफ डिजीज ठीक हो रहा है या और बीमार पड़ रहा है, उसका पता लगा सकते हैं। कौन सा टाइप का डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हेल्प करता है, यकृत रोगग्रस्त है, हृदय रोगग्रस्त है इत्यादि, या पोस्ट ऑपरेटिव रिस्क के बारे में बताता है। तो इन सब कारणों के कारण हम एंजाइम का असे करते हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिया है कौन सी एंजाइम किस ऑर्गन के बारे में बताती है। तो अमाइलेज से हमें पैंक्रियास की अवस्था के बारे में पता चलता है, इसकी मात्रा अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में बढ़ जाती है। एसजीपीटी और एसजीओटी यकृत में पाई जाती है, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस में बढ़ जाता है। सीपीके, एसजीओटी, एलडीएच हृदय में पाई जाती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में इनकी मात्रा बढ़ जाती है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज हड्डियों में, रिकेट्स में बढ़ जाती है। एसिड फॉस्फेटेज प्रोस्टेट में, प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। कौन सा विशिष्ट टिश्यू क्षतिग्रस्त है या सामान्यतः वृद्धावस्था में कोशिकाओं के पहुंचने से क्षति हो रही है, तो एंजाइम मुक्त होकर प्लाज्मा में पहुंचती है। या फिर एंजाइम जिस मात्रा में संश्लेषित हो रही है उसमें परिवर्तन आ जाए तो भी एंजाइम की सांद्रता बढ़ जाएगी, या ऊतकों को क्षति पहुंची हो तो भी एंजाइम की सांद्रता बढ़ेगी। फिर एंजाइम अलग कैसे होती है, कैटाबॉलिज्म के द्वारा या एक्सक्रीशन के द्वारा सीरम से अलग की जाती है। फिर हम एंजाइम की सांद्रता मापते हैं, तो हम कौन सी टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। उसमें संदमक, उत्तेजक और सहकारक उपस्थित हैं अथवा नहीं है, अन्यथा आपको सही मात्रा में एंजाइम की सांद्रता नहीं प्राप्त होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सही तरह से एंजाइम असे करें।